हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों वोकेबलरी में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कुछ डॉक्टर्स के से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। हमने उससे पहले पढ़ा था पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिशनर से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम डिस्कस जो ये करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप डिफरेंट डॉक्टर्स के बारे में जान जाइए या प्रैक्टिशनर्स के बारे में जान जाइए या जो है इंसानी बिहेवियर के बारे में जान जाइए। हमारा मकसद है रूट्स को पकड़ना, जो इन वर्ड्स में डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं उनको समझना। क्योंकि दोस्तों जब आपके एग्जाम में वर्ड्स आएंगे ना, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आप कोई भी रैंडम वर्ड दे दिया जाए आपको और आपको उसका मीनिंग आना ही आना चाहिए। क्योंकि भाई ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप पूरी डिक्शनरी याद करने बैठ जाएं, और ऐसा किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और आई एम श्योर आपके लिए भी नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए हमें, जो वर्ड आया है ना उसके रूट्स निकालिए कि वो वर्ड बना कैसे है, आखिर उस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई कैसे थी। तब हम समझ पाएंगे उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और तभी हम एग्जाम में आराम से उसका मीनिंग निकाल पाएंगे कॉन्फिडेंटली। नहीं तो दोस्तों बहुत मुश्किल काम है कि आप, ये तो तुक्के वाली ही बात हो गई कि आपने जो वर्ड्स याद किए हैं उन्हीं में से ही कोई आ जाए। और जनरली दोस्तों जब तुक्का लगना होता है तभी नहीं लगता है। इसलिए आप रूट वर्ड्स पे ही फोकस कीजिए, यही मेथड आपको जो है आपके एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिशनर्स की क्लास। अब हमारा आज का पहला वर्ड आ रहा है साइकोलॉजिस्ट। इस वर्ड पे दोस्तों ध्यान दीजिए। पहला हमारा क्या रूट बनता है, साइको। ये जो साइकिक, ये साइको वर्ड साइकिक से बना है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देने की बात है दोस्तों, पी साइलेंट है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई वर्ड साइकिक से बने तो उसमें पी साइलेंट रहेगा, इसलिए हम पी साइकिक नहीं साइकिक बोल रहे हैं। ये भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वाली बात आप ध्यान रखिएगा। अब साइकिक का मतलब क्या होता है, साइकिक का मतलब होता है दोस्तों सोल। जैसे कहा जाता है ना कि मनुष्य को अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए, तो वो अंतरात्मा जो होती है उसे सोल कहा जाता है। और ये सोल क्या करती है, ये सोल ही ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करती है। तो साइकिक मतलब ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि साइकिक ही ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। अब आ जाइए साइकोलॉजिस्ट पे। अब साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, साइकोलॉजिस्ट दोस्तों वो बंदा है जो ह्यूमन बिहेवियर के डार्क मिस्ट्रीज को जानता है कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि कोई भी बंदा जो इतना ज़्यादा अलग सा व्यवहार कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी को गुस्सा आता है या किसी को एकदम ही लिथार्जिक एटीट्यूड हो रहा है किसी का, क्या मिस्ट्रीज हैं ऐसी। तो ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है ये चीज़ें जानना। अब इसी से ही एक और मिलता जुलता वर्ड है, इस वर्ड पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साइको एनालिस्ट। अगेन साइको का मतलब तो हम सब जानते हैं, वही सोल हो गया जो कि ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करता है, चलो हो गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, जो इसके आगे लॉजिस्ट आ रहा है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रैक्टिशनर या फिर साइंटिस्ट। प्रैक्टिशनर, तो जब भी आप लॉजिशनर देखें किसी के आगे, तो आप समझ जाइए कि किसी प्रैक्टिशनर की ही बात हो रही है। हो सकता है वो डॉक्टर ही हो या साइंटिस्ट हो या सिर्फ एक प्रैक्टिशनर हो। पर जब आप एनालिस्ट देखें, तो एनालिस्ट का मतलब वो बंदा जो कुछ एनालाइज कर रहा है, जो हाँ किसी की बात सुनकर या कुछ डेटा देखकर कुछ उसका रिजल्ट निकाल रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो अब इसी से ही हमें क्या आइडिया लगता है साइको एनालिस्ट के बारे में। साइको एनालिस्ट मतलब कि जैसा आपने मूवीज में देखा होगा, भाई एक बंदा होता है चश्मे, थोड़ा सा एजिड होता है जनरली, वो जो चश्मे वो जो चश्मा पहन के सोफे पे बैठा होता है, उसके सामने जो भी डिप्रेस बंदा आता है बैठता है। फिर साइको एनालिस्ट हमारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना स्टार्ट करता है उससे, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, या उसकी कुछ दुख भरी कहानी के बारे में, या उसकी लव स्टोरी के बारे में। फिर वो बंदा बताता है कि भाई ये सब मेरी स्टोरी हुई है पास्ट में। फिर साइको एनालिस्ट ये सब क्यों कर रहा होता है, वो बेसिकली बता ये करना चाह रहा है कि उसका मानना है कि जो भी उस बंदे का बिहेवियर है उसका रीजन उसके पास्ट में ही छिपा है। जो भी उसके पास्ट में उसके पेरेंट्स ने उसके साथ अच्छा व्यवहार या दुर्व्यवहार किया, या उसके लव लाइफ में जो भी हुआ, या फिर उसके वर्क कल्चर में जो भी हो रहा है, उसी से ही वो मनुष्य का ह्यूमन बिहेवियर बना है। और यही एक साइको एनालिस्ट बताना चाह रहा है उस व्यक्ति को कि क्यों उसका बिहेवियर ऐसा है। तो ये काम करता है साइको एनालिस्ट। और जो ये पूरी प्रक्रिया है कि मनुष्य की बातें सुनना और फिर उसके बेस पे एक इंटरप्रिटेशन निकालना,
इस प्रक्रिया को कहा जाता है साइको एनालिसिस। क्या कहा जाता है? साइको एनालिसिस। अच्छा, इसी से ही एक और जुड़ा वर्ड है साइकोजेनिक। इसको भी हम देख लेते हैं, जब साइको की बात कर रहे हैं तो हम साइकोजेनिक क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि आपके मन में जो है ना किसी बात के लिए कोई इतना ज़्यादा परेशान कर खुद परेशान रहते हैं, या आप डिप्रेशन में रहते हैं, या आपके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि आपकी बॉडी और माइंड जो है थक गए हैं। तो इस केसेस ऐसे केसेस में क्या होता है कि कई बार जो बीमारियां आपको है ही नहीं एक्चुअल में, वो आपने इतने ज़्यादा स्ट्रेस में मान लिए हैं कि ये बीमारी भी है मुझे। जैसे अस्थमा ले लेते हैं एक एग्जांपल। कई बार क्या होता है कि अस्थमा कई बार तो रियल प्रॉब्लम होती है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होती ही है, उसकी वजह से अस्थमा होता है, ठीक है। बट कई बार सिर्फ ये प्रॉब्लम साइकिक होती है, मतलब कि आपके मन में है, आपको एक्चुअल में अस्थमा नहीं है, बट आपको जब टेंशन होने लगती है तो आपका सांस फूलने लगता है, आपको लगता है कि आपको अस्थमा जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो साइको इसे कहा जाता है साइकोजेनिक बिहेवियर, कि आपको बीमारी जो है वो बॉडी में नहीं है, वो आपके सोल में है, आपके बिहेवियर में है। और इसको ठीक करने के लिए एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसे कहा जाता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी। अब आप आइए, साइकोथेरेपी में साइको वर्ड तो हो गया हमारा सोल, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट। तो आप समझ गए कि भाई जो सोल की में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी जो ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसको कहा जाएगा साइकोथेरेपी। इसी तरह दोस्तों अब एक और वर्ड होता है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक क्या होता है दोस्तों? कि मान लीजिए आप जो है ना कुछ काम करना नहीं चाहते हैं अगले दिन। इसको हम यहाँ लिख देते, साइकोजेनिक और साइकोसोमैटिक में कंफ्यूज मत आइए होइएगा दोस्तों। दोनों का मीनिंग ही एकदम अलग है और हम दोनों का ही मीनिंग समझते हैं। साइकोजेनिक हमने समझा, साइकोसोमैटिक समझते हैं। मान लीजिए आप जो है कुछ जो है काम करना ही नहीं चाहते हैं अगले दिन, या फिर आप कहीं जाना नहीं चाहते। मान लीजिए आप जो है अपने स्कूल, बच्चे होते हैं कि स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या बड़े होते हैं कि नहीं यार मुझे कल नौकरी पे नहीं जाना, बॉस बहुत तंग कर रहा है मुझको। तो ऐसे में जो है ना आपकी बॉडी खुद आपकी माइंड की सुन के नेगेटिव रिएक्शन करने लग जाती है। कैसे नेगेटिव रिएक्ट करती है कि हो सकता है आपको जो है सर्दी जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार नाटक करते हैं कि भाई मुझे तो आज बुखार है, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा। बट दोस्तों कई बार जो कई होता है एक्चुअल में भी ऐसा हो जाता है कि जब आपका मन नहीं होता है अगले दिन स्कूल जाने का, तो कई बार आपकी बॉडी इतना नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है कि आपको सच में ही बुखार या जुकाम या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है अगेन ये भी माइंड में ही है, बट ये कोई बहुत लंबी कोई डिजीज नहीं है अस्थमा की जैसी, इसलिए ये साइकोजेनिक नहीं, साइकोसोमैटिक है। आप किसी डिप्रेशन में नहीं हो, आपकी छोटी सी बात है कि भाई मुझे कल कुछ ये काम नहीं करना है, एक आध दिन मुझे ये जो है जो है काम नहीं करना, मैं तंग आ गया हूँ काम से। तो एक छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हो जाती है, कोई अच्छी बात नहीं है प्रॉब्लम होना, बट ये एक नेचर है कि हो जाती है, तो इसे कहा जाता है साइकोसोमैटिक। और आपका लाइफ का हिस्सा ही बन जाए कोई बीमारी, तो उसे कहा जाता है साइकोजेनिक। अब इसी तरह एक होती है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या काम करते हैं? साइकोपैथी। साइकोपैथी अर्थात पागलपन। कई बार जो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे वो उन्हें कहा जाता है कि ये बिल्कुल पागल हो चुका है, मतलब कि जैसे पागल खाने होते हैं इन साइकोपैथिक लोगों के लिए होते हैं, और इनके ऊपर जो इलाज होता है उसे कहा जाता है साइकोपैथी। मान लीजिए शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से इलाज हो रहा है या फिर कुछ मेडिसिन से इलाज हो रहा है, तो उसे साइकोपैथी मतलब पागलों का इलाज। ये हो गए हमारे साइको से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। अब हम और आगे देखते हैं। अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो डोंटिस्ट वर्ड है इसका मतलब हो गया डेंटिस्ट। जैसे आपने सुना होगा डेंटिस्ट क्या काम करता है, भाई दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, तो मतलब कि टूथ रिलेटेड, टूथ कह लीजिए, टीथ कह लीजिए, जो डोंटिस्ट टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इधर जो ऑर्थो है, ऑर्थो का क्या मतलब है ये भी आप ध्यान रखिएगा, हमने पहले पढ़ा भी है ये ऑर्थोडेंटिस्ट वर्ड। ऑर्थोडेंटिस्ट का ऑर्थो का मतलब हो गया स्ट्रेट करना, या फिर कुछ भी गलत है तो उसको करेक्ट करना। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या काम करता है? दांतों को सीधा करता है ब्रेसिस के जरिए या अपनी और दूसरे तरीकों से। जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या फिर ज़्यादा गैप होता है या ज़्यादा आगे की तरफ निकल रहे हैं, उनको स्ट्रेट करने का काम है ऑर्थोडोंटिस्ट का। अब इसी तरह होता है एक पेरिडोंटिस्ट। अब डोंटिस्ट का मतलब तो हम समझ गए कि कुछ टीथ से रिलेटेड है। पेरी का क्या मतलब है?
ये भी आप अब याद कर लीजिए। पेरी जब भी आप देखें तो मतलब सराउंडिंग, चारों ओर। अब दांतों के चारों ओर क्या होता है, सोचिए आप जरा। दांतों के चारों ओर होता है गम, यानी कि जो जिसे हम कह देते हैं हिंदी में मसूड़े। तो गम्स का क्या, जो गम्स को का इलाज करे उसे कहा जाता है पेरीडोंटिस्ट। इस तरह दोस्तों हमने दोनों हमारे की हमें मालूम थे रूट्स, इसलिए हम इजीली निकाल पाए कि गम्स प्रैक्टिशनर मतलब हुआ पेरीडोंटिस्ट का। चलिए ये भी हो गया। अब एंडोडोंटिस्ट को देखते हैं। एंडोडोंटिस्ट कौन हुआ? एंडो का मतलब होता है दोस्तों इनसाइड। वो हो गया था पेरी सराउंडिंग, एंडो हो गया इनसाइड। अब इससे पहले हम इसका मीनिंग देखें, एक और वर्ड देखते हैं, एक्सोडोंटिस्ट। जिस तरह एंडोडोंटिस्ट में एंडो का मतलब इनसाइड है, एक्सो का मतलब बाहर हो गया, आउटसाइड। तो एक्सोडोंटिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो दांतों को बाहर निकाल दे। कई बार आपके दांतों में कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं, जर्म्स लग जाते हैं, तो उनको बाहर, फिर उन दांतों को बाहर निकालना पड़ता है हमें। तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है एक्सोडोंटिस्ट। और एंडोडोंटिस्ट क्या है, जो आपके दांतों के अंदर की जो दांतों के अंदर की जो पल्प है, या फिर एक थेरेपी कहलाती है रूट कैनाल थेरेपी, ये उसको कहा जाता है, जो उस थेरेपी को करता है एंडोडोंटिस्ट। पल्प इश्यूज एंड रूट कैनाल थेरेपी। तो ये हो गए हमारे डोंटिस्ट से जुड़े हुए वर्ड्स। अब हम कुछ देखते हैं दोस्तों मेट्रॉन वर्ड को। ये मेट्रॉन क्या होता है दोस्तों? अभी आपको मेट्रॉन का मीनिंग एकदम से याद आ जाएगा जब मैं आपसे कहूंगा मेट्रॉन मतलब मीटर से जुड़ा हुआ है। मेट्रॉन मीटर का लैटिन वर्ड है। अब जैसे ही मैंने आपसे ये बोला होगा आप समझ गए होंगे मेट्रॉन मतलब कुछ मेजर करना, जैसे कि बैरोमीटर। बैरोमीटर किस काम आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये हो गया बैरोमीटर। इसी तरह होता है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर का मतलब तो सबको ही मालूम है, बुखार नापने के लिए। पर बुखार कैसे नापा जाता है दोस्तों? बुखार नापा जाता है हीट मेजर करके, थर्मोमीटर। अब बैरो का मतलब दोस्तों आप याद रखिएगा, बैरो का मतलब था प्रेशर, और थर्मो का मतलब होता है हीट, और मेट्रॉन यानी कि मीटर का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं, मेजर करना। मेजर्स, मेजर हीट। अब एक और वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है इसको, पर आप समझिएगा इसको आराम से। स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। इसमें थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। स्फिग्मो मतलब होता है पल्स। तो जो स्फिग्मोमीटर है वो एक्चुअली क्या मेजर करता है, वो हमारा मेजर करता है ब्लड प्रेशर। मेजर्स ब्लड प्रेशर। तो ये हमने कुछ कवर कर लिए मेट्रॉन के वर्ड को लेकर। अब आइए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अब हम ऑस्टियोपैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोपैथ क्या करता है दोस्तों? इसका काम होता है कि कोई भी ये कहना चाह रहा है कि हमारे शरीर में कोई भी जो बीमारी होती है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो बॉडीज है, ये एक पुरानी सोच भी है, पहले से चली आ रही है, कि जो हमारी बॉडी है उसमें बोन्स मान लीजिए डिस्प्लेस हो जाती हैं। फिर क्या होता है? डिस्प्लेस्ड बोन्स प्लेस अनड्यू प्रेशर ऑन मसल्स एंड नर्व्स।
विच कॉजेज पेन एंड प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। क्या कहना चाह रहा है ऑस्टियोपैथ कि भाई जो हमारा बॉडी में बोन्स हैं वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के मसल्स, ब्लड वेसल, नर्व्स वगैरह पे मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है गलत तरीके से, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। आप नोटिस करेंगे तो पाथ का मतलब रास्ता, अपना रास्ता जो बोन्स भटक जाएं, ऑस्टियोपैथ उस रास्ते को ठीक करने का काम करता है। ये हो गया हमारा ऑस्टियोपैथ। अब एक ऐसे ही आता है एक कायरो प्रैक्टिशनर। क्या आया? कायरो प्रैक्टिशनर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कायरो प्रैक्टर। शॉर्ट में इसको कायरो प्रैक्टर बोल देते हैं। कायरो प्रैक्टर का क्या मतलब? प्रैक्टर मतलब ऑफकोर्स प्रैक्टिशनर ही हो गया। कायरो का मतलब दोस्तों हाथों से, हैंड्स। तो कायरोप्रैक्टर क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, स्पेशली हमारी जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो जोड़ होते हैं ना, उन पे काम करता है ये। जॉइंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड। कायरोप्रैक्टर का काम है जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जो कुछ हमारे मसल्स वगैरह जुड़ी हुई हैं, या हड्डियां जो हमारी आती हैं ब्रेन में जुड़ी हुई, इन सब का इलाज करने के लिए कायरोप्रैक्टर का काम आता है। अब जैसे हमने बोला कायरोप्रैक्टर में कायरो का मतलब है हैंड्स, तो इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। पैर का क्या मतलब होता है? पैर का मतलब होता है दोस्तों कायरोपोडिस्ट। अब आप कहेंगे इसमें तो हाथ और पैर दोनों आ गए, ये क्या हो रहा है? तो पॉडिस्ट का मतलब इधर हो गया दोस्तों लेग्स, और कायरो मतलब तो ऑफकोर्स हैंड्स। तो यानी कि जो अपने हाथों से, जो हमारे पैर में मान लीजिए छोटी मोटी कुछ चोट लग जाती है या मोच आ जाती है, तो उसके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का जो एलिमेंट अपने हाथों से ही हो जाए, मतलब कि बैंडेज लगाना, ये करना, वो करना, छोटा मोटा, ये या फिर जो है नसें दबाना, एक्यूपंक्चर वगैरह करना, तो वो सब काम जो करता है कायरोपोडिस्ट करता है। माइनर फुट एलिमेंट्स, इसे दोस्तों पॉडिस्ट्रियन भी कहा जाता है। एक वर्ड होता है पेडिस्ट्रियन भी होता है। एक वर्ड पेडिस्ट्रियन मतलब जो अपने पैरों पे चलने वाला व्यक्ति। पैड मतलब भी होता है लेग्स, और पॉड मतलब भी हो गया लेग्स। पॉडिस्ट्रियन मतलब जो छोटी मोटी जो पैरों से रिलेटेड बीमारियां हैं उनका इलाज कर दे। अब देखते हैं कुछ और वर्ड्स। अब आ रहा है हमारे सामने वर्ड ग्राफोलॉजिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी बैठ के ग्राफ बनाता रहता हो। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब कि जो बंदा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट यानी कि ये बंदे का क्या क्या काम होता है ये भी आप समझिए। अब ये बंदा आपके हैंडराइटिंग देख के ही आपके बिहेवियर के बारे में बता सकता है कि जैसी आपकी हैंडराइटिंग उस हिसाब से आपका किस तरह का बिहेवियर है। साथ ही इस तरह के बंदों को तब बुलाया जाता है जब किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोग सिग्नेचर एक्सपर्ट भी होते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो गए, या फिर ये लोग साथ में सिग्नेचर एक्सपर्ट भी होते हैं। और साथ में अगर हम एक और बात करें इसी से जुड़ी हुई, तो कायरोग्राफर, कायरोग्राफी। कायरोग्राफी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? कायरो मतलब हाथ, और ग्राफी मतलब कुछ डिजाइन करना या फिर कुछ लिखना। तो इधर भी ग्राफी मतलब कुछ लिखना, टू राइट। जो हाथों से लिखा जाए उसको हैंडराइटिंग कहा जाता है। अब ऑफ कोर्स कैलीग्राफी भी यही होता है, हैंडराइटिंग। अब एक थोड़ा सा अलग एक वर्ड देखिए, कैलीग्राफर। इसका मतलब ये नहीं अच्छी हैंडराइटिंग लिखने वाला, ठीक है। कैलीग्राफर की हैंडराइटिंग अच्छी होना तो कंपलसरी है ही, पर इनको जॉब क्या मिलती है? प्ले कार्ड्स पे लिखना, जैसे कि मान लीजिए लेटर वगैरह लिखना, या इस तरह के जो काम होते हैं ये इनको मिलता है।
कैलीग्राफर्स को। एक और वर्ड होता है दोस्तों, ये तो हो गया हमारे कैलीग्राफर जो अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग की हम बात कर रहे हैं। अब हो गया काकोग्राफी। कैकोग्राफी, जैसे कैली का मतलब अच्छा होता है, गुड, ग्राफ मतलब तो है ही हैंड राइटिंग, इधर भी हमने राइटिंग ही समझ लिया, इसको ग्राफी को भी। काको का मतलब होता है बैड, यानी कि इधर तो था गुड हैंड राइटिंग, इधर हो गया बैड हैंड राइटिंग। अब इस सबसे अलग एक वर्ड देखते हैं हम, जीरोंटोलॉजिस्ट। जीरोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं दोस्तों? ये लोग एक्सपर्ट होते हैं एडल्ट फील्ड से, एडल्ट पीपल की फील्ड से रिलेटेड, यानी कि हमारे जो सीनियर मोस्ट सिटीजन्स हैं हमारे, जैसे कि रिटायरमेंट, ओल्ड एज डिजीजेज, ओल्ड एज सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल एंड मॉनिटरी प्रॉब्लम्स, ओल्ड एज से जुड़े हुए ये लोग होते हैं दोस्तों जेरेंटोलॉजिस्ट। और अब आपको याद आना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था कि जेरेनो का मतलब होता है ओल्ड, और लॉजिस्ट का मतलब तो हम अब तक बहुत बार समझ चुके हैं कि प्रैक्टिशनर। तो चलिए अब कुछ और वर्ड्स देखा जाए। अब आइए वापस पॉड वर्ड पे। पॉड का मतलब हम सीख चुके हैं, पैर होता है, फुट होता है। तो ट्राइपॉड क्या हुआ? जिसके 3 पैर है। अब 3 पैर किसके होते हैं दोस्तों? याद कीजिए कि जो हमारे जितने भी कैमरा लगते हैं ना, या मोबाइल, आजकल मोबाइल पे वीडियो बनती हैं, तो वो ट्राइपॉड के ऊपर रखे जाते हैं वो मोबाइल्स और वो कैमरास। ट्राइपॉड कैसा होता है? मान लीजिए ये एक इस तरह से 3 लेग्ड ट्राइपॉड होता है, जहाँ पर यहाँ पर एक कैमरा या फिर कोई मोबाइल वगैरह रखा जाता है, और 3 लेग्स हो गए इसके। कई सारी जो बायो के लैब्स होते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के, आप सबने देखी भी होंगे लैब्स में, इस तरह के ट्राइपॉड रखे होते हैं। तो ये हो गया 3 लेग्स, क्योंकि ट्राइपॉड का क्या मतलब हो गया? 3 लेग्स, तो 3 लेग्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया ट्राइपॉड। अब आइए पोडियम। पोडियम का क्या मतलब होता है दोस्तों? जो स्पीकर होता है ना, वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, अपनी स्पीच देता है, उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है पोडियम। स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। तो ये हो गया हमारा पोडियम। अब इसी तरह होता है कायरोमेंसी। ये सब हमारे पैर के हो गए पूरे। अब हम एक हाथ का भी पूरा कर लेते हैं इसको देख के, कायरोमेंसी। मैंसी का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंसी का मतलब प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। और कायरो मतलब हाथ होता है, तो हाथों को देख के प्रिडिक्शन करना, यानी कि पाम रीडिंग। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पाम रीडिंग। जैसे आपने देखा भी होगा कि भाई कहते हैं ना कि हमारी जो हाथों की रेखा है, उनसे हमारा भविष्य बताया जा सकता है। तो वो उसे ही इंग्लिश में कहा जाता है पाम रीडिंग, यानी कि कायरोमेंसी। अब हम कुछ देखते हैं ग्राफ से रिलेटेड वर्ड। ग्राफ अभी हमने देखा था ना, ग्राफ का क्या मतलब था? राइटिंग मतलब था। तो इसी तरह फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का क्या मतलब? फोटो को कैसे लिखते हैं भाई? फोटोग्राफी मतलब कि फोटो मतलब दोस्तों लाइट भी होता है। फोटो मतलब वो फोटो नहीं सिर्फ जो आप अपने कैमरा या मोबाइल से खींच रहे हैं। फोटो का एक्चुअल मतलब है लाइट। तो जब भी आप फोटो को देखें तो फोटो का मतलब समझ जाइए कि लाइट की बात करिए, यानी कि जो लाइट के जरिए लिखा जाए, यानी कि हमारा जो चेहरा है वो जैसे जैसे कैमरे पे लाइट पड़ रही है, उस अकॉर्डिंग वो जो है कैमरा लिखता जाता है। तो हो गया फोटोग्राफी फॉर बाय कैमरा। इसीलिए कहा जाता है फोटो। क्योंकि क्यों कहा जाता है फोटो? क्योंकि लाइट के जो जिस तरह से एमिट हो रही है हमारे यहाँ ऊपर से, हमारे से, उसके हिसाब से ही एक आपकी फोटो बनाई जाती है। एग्जैक्ट प्रोसेस तो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों। फोटोग्राफी हो गई हमारी, जो कि कैमरा के द्वारा फोटो खींची जाती है। इसी तरह हो गया अब एक फोनोग्राफ। मतलब कि मान लीजिए भाई आप कुछ बोल रहे हैं और जो कोई बंदा लिख रहा है, जैसे कोर्ट में होता है ना, जो जो सब बयान देते जाते हैं वो बंदा लिखता जाता है, तो उसे कहेंगे हम फोनोग्राफर एक तरह से। या फिर जो है मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं और वो रिकॉर्ड होके वापस इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में कुछ लिखा जा रहा है, या इस तरह से।
जैसे हार्ट बीट्स को नोट करना, वही वो भी तो ऐसे ही नोट होते हैं कई बार कि कई जगह की जो आवाज़ आ रही है उसको नोट करते जाना। जैसे आपने स्नीकोमीटर देखा होगा, क्रिकेट में होता है, वो क्या होता है वो कि भाई बैट से बॉल टकराई नहीं टकराई, यही तो सुनता है वो, जो एकदम से जो स्पाइक आ जाता है बड़ा सा, अगर टकराई हो तो ये सब काम कौन करता है? फोनोग्राफ करता है। अब टेलीग्राफ क्या हो गया? एक तो भाई हमारा ऐप है ही टेलीग्राम। टेलीग्राम दोस्तों पहले क्या होता था कि बहुत दूर जब पत्र भेजना होता था उसे कहा जाता है टेलीग्राम, क्योंकि टेली का मतलब ही है दूर, डिस्टेंस। ग्राफ मतलब तो हो ही गया राइटिंग, टेली मतलब डिस्टेंस। ये रूट वर्ड्स को ही हमें ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत जरूरी है ये सभी रूट वर्ड्स, काम आएंगे ये सभी पेपर में। तो यानी कि जब आप कोई पत्र लिखें जिसे आपको बहुत दूर भेजना है, दूसरे देश या दूसरे शहर या दूसरे गांव भेजना है, तो उसे कहा जाएगा टेलीग्राफ। अब इसी तरह हो गया बायोग्राफी। बायोग्राफी में ग्राफ मतलब तो अगेन वही है हैंडराइटिंग, बायो मतलब क्या होता है? सेल्फ, अपने बारे में लिखने को कहा जाता है बायोग्राफी। यह जरूरी नहीं है अपने ही, बायो मतलब एक्चुअली क्या हो गया? किसी के बारे में लिखना, अबाउट इंडिविजुअल। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया दोस्तों, बायोग्राफी हो गया किसी के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी हो गया अपने बारे में लिखना। ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। बायोग्राफी जरूरी नहीं है कि मैं अपनी ही बायोग्राफी लिखूं, कोई दूसरा बंदा भी मेरी बायोग्राफी लिख सकता है। जैसे कि चंद बरदाई जो है, चंद जी ने लिखी है, किसके लिए लिखी है? पृथ्वीराज चौहान के लिए। इसी तरह वो हो गई एक बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होगी जब कोई व्यक्ति अपनी ही कहानी लिखता है। तो अब हमारे ग्राफ से जुड़े हुए वर्ड्स भी हो गए हैं। अब एक वर्ड हो गया सेनाइल, और एक उसी से मिलता जुलता वर्ड है सेनेसेंट। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। सेनाइल दोस्तों हमारा जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि वो बंदा जो कि ओल्ड एज के साइंस दिखाने लग जाए, शोइंग साइंस ऑफ ओल्ड एज। मतलब सच में बुढ़ा नहीं हो रहा है वो आदमी। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं ना कि भाई 40 साल का बंदा है, पर 40 साल में ही 70 साल का बूढ़ा लगने लगता है वो व्यक्ति। वो सफ़ेद बाल हो जाते हैं, कई बार बाल उड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो जाता है उसका एटीट्यूड। तो इस तरह के कहते हैं सनाइल। सनाइल का मतलब ही है कि जो बूढ़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। सेनाइल से ही सारे वर्ड बनते जाएंगे। अब आप देखिएगा, सेनेसेंट में भी सेनाइल वर्ड का ही आ रहा है, सेन। सिन नहीं है, SIN सिन नहीं है, ये सेनाइल का सेन है। सेनेसेंट मतलब कि ग्रोइंग ओल्ड, एक्चुअल में जो धीरे धीरे ओल्ड ग्रो होता जा रहा है। ये हो गया सेनेसेंट। अब इसी तरह हम लेते हैं कॉन्वेलेसेंट। इसका मतलब अलग है। इसका मतलब क्या हो गया? जो अगेन जो हेल्दी होता जा रहा है, गेटिंग हेल्दी अगेन। पहले भी एक बार को तो बूढ़ा हो गया था, मान लीजिए कि सेनाइल हो गया था, वापस जो यंग होना शुरू हो गया उसे हम कहेंगे कॉन्वेलसेंट। अब इसी से ही जुड़ा हुआ दोस्तों वर्ड है सीनियर। सीनियर का मतलब तो हम सब जानते हैं, रिस्पेक्टेड ओल्ड पर्सन। बॉस भी कह सकते हैं आप, बॉस भी हमारा सीनियर ही हो गया। सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है क्योंकि वो ओल्ड होते हैं एज वाइज। अब इसी तरह सीनियर से ही बना है सेनेट। सेनेट का क्या मतलब होता है कि पहले क्या होता था दोस्तों, सेनेट कहा जाता था जहाँ पे कुछ ओल्ड इंटेलिजेंट पीपल बैठ के सोसाइटी के लिए डिसीजन लेते हैं। अ प्लेस वेयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड रिस्पेक्टेड सिटीजन्स डिसाइड फॉर सोसाइटी। ये हो गया सेनेट। अब इसी तरह एक होता है एडोलसेंट। एडोलसेंट का आप मतलब सब जानते ही होंगे, ग्रोइंग
इनटू एन एडल्ट, जो नया नया अभी एडल्ट बना है, अभी टीनेजर था, टीनेजर पार करके जो जो अभी नया नया एडल्ट बना है उसे कहा जाएगा एडोलसेंट। एक होता है वर्ड एब्सोलिसेंट, ऑब्सोलिसेंट, इसका क्या मतलब होता है ऑब्सोलिसेंट का मतलब? ऑब्सोलिसेंट, एब्सोल्सेंट का मतलब दोस्तों हो गया जो कि ऑब्सोलीट होता जा रहा है। ऑब्सोलीट मतलब जो बेकार, ऑब्सोलीट मतलब जो खत्म होता जा रहा है। जैसे मशीनरी होती है 10 साल काम करती है, उसके बाद धीरे धीरे बेकार, 10 साल में बेकार होती जाती है, उसके बाद एक बार उस टाइम आता है उसको फेंकना पड़ता है। तो मशीन इज बिकमिंग ऑब्सोलीट, अर्थात मशीन इज ऑब्सोलिसेंट। तो इसी के साथ दोस्तों हमने आज की क्लास हमारी खत्म हो गई प्रैक्टिशनर से जुड़ी हुई। देखिए आपकी कहाँ हमने प्रैक्टिशनर से शुरू करा था और कहाँ हम ये जो है सीनियर्स सेनेट वगैरह पढ़ रहे हैं। तो यही सब रूट्स का कमाल होता है कि कहीं से स्टार्ट तो कहीं से होते हैं, बट एक ही रूट से पता नहीं कितने सारे फील्ड्स में कितने सारे अलग अलग तरह के वर्ड्स बन रहे होते हैं। तो अब आप जो भी हमने वर्ड सिखाए हैं इनके इन अच्छे से लिखिए कॉपी में, इन सबको नोट कर लीजिए, इनको याद कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन रूट से आप और नए मीनिंग्स ढूंढ पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म हुई। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है मन में या आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।